हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूनिट 1 के हिस्ट्री के, जिसका कोड नंबर है 1005। जो विद्यार्थी बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसका कोड है 1005। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकता है ये, बट कोर्स सबका सेम है। हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे पास इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की। मेरे पास इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सोशियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब हिस्ट्री की स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये हिंदी मीडियम की वीडियो है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक प्लेलिस्ट उनकी अलग बनी हुई है जिन स्टूडेंट्स को मैंने इंग्लिश में हिस्ट्री समझा रखी है। और यदि आपको हिस्ट्री के सारे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको मेरे पास हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनवा रखे हैं। वो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाइए, उस पर क्लिक करिए, आपको वो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करिए और ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए और अपने नोट्स बनाइए और बढ़िया से भरपूर नंबर लेके आइए अपने मार्क्स में। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की सीरीज को। पूरी वीडियो में ध्यान से बन के रहिएगा। और जो स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हुए थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, या कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं पहली बार हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं, आज तक मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था या मैं साइंस बैकग्राउंड का था, मैं आर्ट्स करके मतलब मैं लॉ करने जा रहा हूं, पता ही नहीं हिस्ट्री में क्या होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हिस्ट्री बड़े आराम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, विद नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हिस्ट्री इंग्लिश में, उनकी वीडियो इसके बाद अलग प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी। आप प्लीज वहां से जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इंग्लिश में हिस्ट्री समझा रखी है, बट ये वीडियो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यूनिट 1 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने और समझने। देखिए पहला प्रश्न यहां पर आ जाता है, इतिहास से आप क्या समझते हैं। इतिहास के दायरा कहां कहां पर इतिहास है और कार्य क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, स्रोत क्या है, कहां से हमें पता लगता है कि इतिहास निकल कर आ रहा है, उसके बारे में। देखो इतिहास क्या है, इतिहास मानव का एक अतीत अध्ययन है, यानी कि हमारा एक पास्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, केवल अतीत की घटनाओं से जुड़ा है, बल्कि इन घटनाओं से संबंधित जानकारी। देखो वो केवल उन घटनाओं से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि उन घटनाओं से हमें क्या जानकारी मिली, आगे हम इतिहास को कैसे लेके जाएंगे, उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर सामान्य अर्थ पर मानव इतिहास होता है। देखो इस शब्द में ब्रह्मांड, भूगोल और जैविक इतिहास शामिल है। ब्रह्मांड मतलब पूरा वर्ल्ड, मतलब अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, और भूगोल मतलब ब्रह्मांड, और भूगोल मतलब कि अर्थ मतलब जमीन वगैरह ये सब, और जैविक मतलब हम लोग, ये सारे लोग इसके अंदर इंडल्ज हैं। इंडल्ज मतलब जुड़े हुए हैं, इसे बोला जाता है इतिहास। लेकिन अक्सर इसका सामान्य अर्थ होता है मानव इतिहास होता है। इतिहास के बारे में लिखने वाले और विद्वानों को इतिहासकार कहा जाता है। जो इतिहास के बारे में लिखते हैं और जो विद्वान है उन्हें क्या कहा जाता है, इतिहासकार कहा जाता है। लिखित अभिलेखों से पहले घटनाओं को प्रागैतिहासिक घटनाएं कहा जाता है। देखो जो घटनाएं लिखी गई हैं उनके होने से पहले वाली घटनाओं को प्रागैतिहासिक घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक घटना। गला थोड़ा सा खराब है प्लीज सुबह से बैक टू बैक लेक्चर चल रहा है 9 बजे से। ये टाइम हो चुका है, अब 10 बज रहे हैं। अभी मेरे पास इसके बाद भी वीडियोस जारी रहेंगी, तो थोड़ा सा गला मेरा खराब है, प्लीज मैनेज करना आप स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, बेटा जी बीए एलएलबी 5 इयर्स की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, और अभी हिस्ट्री हो रही है, फिर पॉलिटिकल साइंस, पांचों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, विद नोट्स के साथ। नोट्स आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मेरे, जो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इतिहास का दायरा क्या है, इतिहास का दायरा बहुत व्यापक है, यानी कि कहां कहां पर इतिहास कम करता है, बहुत बड़ा है। देखो नृवंशवी ज्ञानी यानी कि मानव जाति की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करने वाला नृवंशवी ज्ञानी होता है। मानव विज्ञान जो मानव की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करता है उसे मानव विज्ञान कहा जाता है। पुरातत्व यानी कि जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है। भूगोल वेत्ता यानी कि जो ज्योग्राफी का अध्ययन करता है। भूविज्ञानी यानी कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड अध्ययन करता है। इतिहास खगोल शास्त्री यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो अंतरिक्ष से रिलेटेड करता है। प्राणी शास्त्री यानी कि हम लोग। जीव विज्ञानी यानी कि जितने भी जीव हैं। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए
करा जाता है। इन सब बांटों इस तरीके से विज्ञान को बांटा जाता है। इस प्रकार यह अपने अध्ययन के सभी विषयों को समाहित करता है, यानी कि इतिहास इन सारे विषयों को इकट्ठा करके हमें प्रेजेंट करता है, यानी कि ये सारी चीजें थाली में एक तरीके से परोस के आपको दी जा रही हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। कार्य क्या है? इतिहास का पहला कार्य होता है कि अतीत की सारी घटनाओं के बारे में बताना, जो उस समय पर हुई होंगी, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अक्सर कहा जाता है कि यह कभी भी अपने देश की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। देखो, ये कभी भी अपने देश की सच्ची तस्वीर नहीं करता, बल्कि अपने देश के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। यानी कि अब एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने इतिहास को बता रहा है तो भाई बताएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे इतने मार्क्स आए, क्यों मैं एग्जैक्ट बताऊंगा? मैं तो बता दूंगा यार, पर आप बताएंगे? आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, क्योंकि आप अच्छी चीज दिखाना चाहते हैं। ऐसे इतिहास करता है। क्या इतिहास एक विज्ञान है? क्या एक इतिहास एक साइंस है? इतिहास का कार्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र से भिन्न है। वैज्ञानिक कर्तव्य इस ब्रह्मांड में नई चीजों का आविष्कार करना, जबकि इतिहास का ऐसा नहीं है। इतिहास सभी घटनाओं का लेखा जोखा होता है, वैज्ञानिक सटीकता को खोजने का प्रयास करता है, जबकि इतिहासकार अतीत की घटनाओं से यथावत बताने का प्रयास करता है, यानी कि अतीत में क्या घटनाएं हुई थी उनको प्रॉपर बताने का प्रयास करता है। कि इतिहास विज्ञान हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि नेपोलियन के मास्को अभियान की प्रयोगशाला में उसी तरह नहीं दोहराया जा सकता जैसे पानी के भौतिक गुणों को निर्धारित किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि नेपोलियन के मास्को अभियान को प्रयोग, देखो जो अब नेपोलियन ने मास्को अभियान एक चलाया था, मॉस्को में अभियान चलाया था, उसको हम प्रयोगशाला में नहीं देख सकते, यानी कि किसी लैब के अंदर नहीं टेस्ट कर सकते। जिस तरह हम पानी के गुणों को अलग अलग तरीके से बना सकते कि H2O से ही पानी क्यों बनता है, तो इतिहास ऐसा नहीं है। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो क्या स्रोत है बेटा जी? मतलब कहां से हमें भारत का प्राचीन इतिहास पता लगता है, मतलब भारत का जो इतिहास है वो कहां से निकल कर आ रहा है, उसके बारे में मैं यहां पर जानकारी मिल रही है। कैसे? देखिए, जानते कैसे। देखो, भारतीय विद्वानों ने घटनाओं, राजाओं और इतिहास राज्यों के उत्थान पतन अभिलेखों को कालानुक्रमित, देखो जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने जितनी भी घटनाएं हुई और सारे राजाओं को और उनके राज्यों को और कैसे कैसे वो बने, उनको एक तरीके से सिस्टमेटिकली कालानुक्रमिक मतलब कि सिस्टमेटिकली टाइम वाइज रखा और क्रम रखने पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जब जिससे आधुनिक इतिहासकारों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास लिखना निश्चित रूप से कठिन हो गया। देखो, उन्होंने रखा नहीं इस चीज को, मतलब राजाओं, विज्ञान अलग अलग जगह पर जो इतिहास का बिखरा पड़ा है भारत के अंदर। अब हमने अगर महाभारत बनानी थी तो देखो भैया, अब जब दयाराम साहनी ने जब महाभारत को बनाया, मतलब कि बनाने का मतलब कि जितने भी महाभारत के जो पन्ने थे वो बिखरे पड़े थे ऑल ओवर इंडिया, उन सबको संकलन करा, एक साथ बनाकर इकट्ठा करके करा और प्रॉपर बनाया। तो उस टाइम पर जो इतिहासकार थे उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय संस्कृति के सबसे गंभीर दोषों में एक है जिसकी तर्कसंगत व्याख्या करना कठिन है। देखो, जो भारत की संस्कृति है उसमें सबसे गंभीर दोषों में से एक है जिसकी हम एक तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते। भारतीय इतिहास का लेखन के प्रति अरुचि है। जो भारतीय इतिहास है वो जो इतिहासकार थे वो लिखते नहीं थे, वो सिर्फ बताते रहते थे और साहित्य के सभी संभव शाखाओं में अपना योगदान दिया और उनमें से उत्कृष्ट प्राप्ति। देखो, भारतीयों का इतिहास लिखा हुआ कम था, तो सबको जो भी लिखा हुआ था उसको सबको एक साथ लिया और लेने के बाद एक जगह पर रखा और फिर उसको प्रस्तुत किया गया। और इसमें हमारे पास अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग जगह पर इतिहास है और उनको एक साथ इकट्ठा करने के बाद उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त की, मतलब कि उभर के आया सामने इतिहास। आगे इस प्रकार की कई सूचियां संभवतः महापुराणों और महाकाव्य, रामायण, महाभारत में भी शामिल है। देखो, जो ये संभवतः सूचियां है ये कहां कहां पर शामिल है? पुराण, महाकाव्य, रामायण वगैरह में भी शामिल है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य स्रोतों के मोटे तौर पर निम्नलिखित विभाजित किया जा सकता है। जो प्राचीन का भारतीय इतिहास है उसको मोटे तौर पर अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। कौन से? एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। देखो भाई, साहित्यिक स्रोत क्या होता है? देखो, साहित्यिक स्रोत मतलब दो भागों में बांटा जा सकता है, एक परंपरा साहित्य, एक विदेशी लेखन। देखो, एक जो साहित्य लिखता चला आ रहा है जो परंपरा के साथ आ रहा है, एक वो साहित्य, और एक विदेशी लेखन जो विदेशों में लिखा गया है। किस तरीके से? ध्यान से समझना बेटा जी इस बात को। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, बृहस्पति, नारद आदि की स्मृतियों जैसे धर्मशास्त्र में प्राचीन भारत को जो ये व्यक्ति है, यानी कि एक मनु,
याज्ञवल्क्य 2, विष्णु 3, 4 और 5 नारद आदि की स्मृतियां, यानी कि स्मृतियां मतलब जो लिखते हैं, सोच समझ कर जो बातें लिखते हैं, उसमें धर्मशास्त्र हमें प्राचीन भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी देता है। वेदों के बाद दो महान काव्य सामने आए, एक था रामायण, एक था महाभारत। संस्कृत साहित्य में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। जहां वेद केवल कुछ लोगों के लिए ही है, वहीं महाकाव्य हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करता है। देखो, अब अगर रामायण महाभारत, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही देख रहे हैं, हर धर्म का लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सारे लोग इनको बढ़िया तरीके से देखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की खान है। देखो, ये काव्य एक प्रकार की खान है जिसके खजाने का उपयोग नाटककार, कवि, कहानीकार सभी लोग कर रहे हैं। महाकाव्य हमें अपने समय के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों की जानकारी देता है। जैन साहित्य मूल जैन साहित्य के अंगों को कहा जाता है। इनमें से 14 पर्वों में संकलित किया गया। देखो, जो जैन साहित्य है, मूल जैन के बारे में बताया गया, उसको 14 रूपों में संकलित किया गया है। 5वीं शताब्दी के ईस्वी में पहले 10 पूर्वों का 12 अंगों में व्यवस्थित किया गया है। 5वीं शताब्दी के पहले में जो 10 पूर्व थे उनको 12 में संकलित किया गया है। अब केवल 11 अंग ही उपलब्ध है, पहले 12 थे, अब केवल 11 ही अंग है। अंग मतलब कि 11 पार्ट अवेलेबल है। इसके अलावा बाद में जैन विद्वानों द्वारा एक विशाल साहित्य की रचना की गई। जो जैन विद्वान थे, उसके बाद उनकी विशाल साहित्य यानी कि एक बड़े साहित्य की रचना की गई। इस जैन धर्म में बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इस जैन धर्म के अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक, देखो हमारे पास दो धर्म है, जैन और बौद्ध, तो इनको सबसे पुराना धर्म माना जाता है और बताया जाता है कि ये अन्य धर्मों के बारे में भी हिंदू धर्म से भी पहले के बताए जाते हैं कि इन्होंने संकलन करा। बौद्ध साहित्य बिंबिसार के राज्याभिषेक से ठीक पहले के काल में बहुत सारी जानकारी प्राप्त प्रदान करता है। जो बिंबिसार था, उसके राज्य से पहले जो बौद्ध साहित्य है, वो बहुत सारी जानकारियां बताता है। यह कई ऐसे विषयों के बारे में प्रकाश डालता है जिसे ब्राह्मण लेखकों जिनका ब्राह्मण लेखकों ने वर्णन किया नहीं किया। जी, बहुत सारी बातें बताते हैं जिनका ब्राह्मण लेखकों ने वर्णन नहीं किया। बौद्ध साहित्य दो भाषाओं का अर्थ संस्कृत और पाली और संस्कृत में पाया जाता है। जो बौद्ध साहित्य है, दो भाषाएं यानी कि पाली और संस्कृत भाषाओं में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना बेटा। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश है, यानी कि जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी उसको एक जगह पर लिख दिया गया जिसका नाम था सुत्त पिटक। यह सुत्त पिटक में सबसे महत्वपूर्ण है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है। जो अभिधम्म पिटक है उसमें कितने ग्रंथ है? 7 ग्रंथ है, और यह बुद्ध के सिद्धांतों का विद्वानात्मक ढंग से वर्णन करता है। धम्मपद बुद्ध के 423 वचनों का संग्रह है। जो बुद्ध ने 423 बातें बोली थी, वचन बोले थे, उनका संग्रह है। कौन सा? धम्मपद। 2, पहला कौन सा है? सुत्त पिटक। शेर गाथा और थेर गाथा और थेरी गाथा क्रमशः भिक्षुओं और भिक्षाणुओं द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है। यह आ गया नंबर 3। बुद्ध वंश बुद्ध के 24 जीवनों का वर्णन करने वाली कथाओं का संग्रह है। यह आ गया नंबर 4। देखो कितने सारे हमारे पास बुद्ध के बाद आ गए। जातक बुद्ध के पूर्वजनों का वर्णन करता है। जातकों का विशेष महत्व है क्योंकि वे अपने युग में संपूर्ण जीवन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातकों से जनता की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जातकों का काल ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में माना जाता है। जो जातकों का काल था वो ईसा पूर्व से दूसरी तीसरी शताब्दी में माना जाता है। बेटा देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो और आपको ईसा पूर्व, ईसवी क्या होती है आपको ये नहीं पता, तो वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की जब शुरुआत करी थी तो सबसे पहली वीडियो मेरी वही पड़ी होगी, हिस्ट्री की टाइमलाइन। बहुत पुरानी वीडियो है, किस तरीके से मैंने स्टार्ट करा, कैसे मैं यहां तक आके पहुंचा। आज आप लोगों के प्यार से मैं ये डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा पा रहा हूं। बच्चों का इतना प्यार आता है, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार ही है बच्चों ये, जो मेरे को इस जगह पर लाके खड़ा कर सकता है। और आप उस वीडियो को जाके देखना, आपको पता लगेगा कि मेरा शुरुआती दौर कैसा था। और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो पर अगर आपको नहीं पता कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, आप वहां से जाके उस वीडियो पर देख सकते हैं इस पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन को। ठीक है, तो जातकों का काल ईसा पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। इसके बाद विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की कथा प्रस्तुत करता है। देखो, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कथाओं को प्रस्तुत करता है। देखो, चाणक्य को ना कौटिल्य भी कहा जाता है बेटा जी। कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था सब कुछ। ठीक है, ये बताता है कि कैसे नंदवंश का पराभव हुआ और चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। देखो, मगध 16 राज्यों में से एक था। जनपद कितने? हमारे पास 16 महाजनपद थे बेटा जी। कितने? 16
महाजन पद। उन पदों में से एक था मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन है भैया? कौटिल्य ही हमारा चाणक्य है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रचुर जानकारी थी। कौटिल्य को इकोनॉमिक्स का ज्ञाता माना जाता है। ये न केवल प्रशासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, बल्कि जनता के सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी परिचय देता है। पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, लेकिन इनमें राजाओं, गणराज्य, अन्य राजनीतिक घटनाओं का भी यदा कदा उल्लेख मिलता है। अब आता है विदेशी लेखन। ये हमने अपने देश का लेखन का तो पढ़ लिया, अब हम विदेशी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से हम भाग्यशाली की सदियों से व्यापार आक्रमणकारियों, विजेताओं, विदेशी विद्वानों और यात्रियों के माध्यम से हमारे कई विदेशी देशों के साथ संबंध रहे। देखो, कई लोग हमसे व्यापार करते थे, हम पर आक्रमण करते थे, कई लोगों के साथ हम जीते, विदेशी विद्वान के द्वारा कई तरीके से हमारे विदेशी देशों के साथ संबंध रहे। किसी विदेशी साहित्य में हमारे देश के बारे में सबसे पुरानी जानकारी ग्रीस और हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। देखो, किसी विदेशों में अगर किसी विदेशी साहित्य द्वारा हमारे यहां पर हमारे देश के बारे में सबसे पुरानी जानकारी, देखो, जो विदेशी साहित्यों में जिन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा है, उसमें सबसे पुरानी जानकारी में कहां से मिलती है? ग्रीस में हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई बातों से मिलती है। इसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत रहे। देखो, एक चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ये मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिसने भारत के बारे में लिखी थी। भारत के लोगों के, विशेषकर पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें कहां मिलती है? इंडिका। जब आप यूपीएससी, दिल्ली पुलिस या कोई भी आप जनरल नॉलेज का पेपर देने जाते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मेगास्थनीज, देखो बुक्स के बारे में जब आता है तो इंडिका बुक किसके बारे में, किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा। न्यूयॉर्कस और एरिस्टोबुलस जैसे कुछ अन्य यूनानी लेखकों ने भारत के व्यक्तिगत संपर्क में थे और उन्होंने निष्पक्ष दृष्टिकोण से लिखा। इसके बाद चीनी यात्रियों द्वारा, तीर्थयात्रियों द्वारा भी महत्व दिया जा सकता है। मुख्यतः बुद्ध की पवित्र भूमि के दर्शन के बारे में भारत आए थे। देखो, जो बुद्ध के बारे में जानकारी के माध्यम से लेने के लिए भारत आए थे, एक कौन था? फाहियान। ये चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री था जिसे 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उस युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में उसमें उसके द्वारा दिए गए काफी सारे विवरण दिए गए। और इसके बाद एक अन्य चीनी यात्री हैन तात्संग और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, जिन्होंने भारत के बारे में काफी सारी बातें कही। बेटा जी, जितने व्यक्तियों के नाम मैं यहां पर ले रहा हूं, हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो नोट्स नहीं बनाया तो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे आप। आपको इस वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलने हैं। ऐसा मत करो सर जी तो नोट्स दे ही रहे हैं, हमारे को टेलीग्राम चैनल पर लेकर हम प्रिंट आउट ले लेंगे। बेटा जी, आप वो प्रिंट आउट मत लेना, आप उनको अपने हैंडमेड लिखना, क्योंकि जब आप हैंड से लिखोगे तो आपके 2 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, एक तो हैंड, एक आईज, जो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं। तो आपका अच्छी तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री को लाइबिलिटी के तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, आप समझ कर इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो आप पढ़ोगे। तो कौन था? हैन तात्संग और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उसने बताया। अच्छा, इसके बाद तिब्बत इतिहासकार तारनाथ ने अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास में बौद्ध के धर्म के बारे में बहुत सी बातें बताई। मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी और महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। वो इस देश से अपने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय भारत के इतिहास की, साहित्य की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत में और महारत हासिल की। उन्होंने पुस्तक तारीख हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी तारीख हिंद। यद्यपि राजनीति से प्रेरित होकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रति पक्षपाती है वो, फिर भी अत्यंत मूल्यवान है। देखो, उसने हमारे यहाँ पर अत्यंत मूल्यवान तरीके से भारत के बारे में बातें लिखी। पुरातात्विक स्रोत, ये तो थे हमारे व्यक्तिगत स्रोत जो व्यक्तियों ने बताया। पुरातत्व यानी कि पुरातत्व मतलब हिस्टोरिकल बातें जो अलग अलग जगह से हमें मिली, कैसे कि अतीत के अवशेषों के वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जैसे ईंट मिली, पत्थर मिले, जगह मिली, बर्तन मिले, आभूषण मिले, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में अध्ययन से पुरातत्व कहते हैं। उस युग के निवासियों से जुड़ी इमारतें, किले, महल और अन्य भौतिक अवशेषों से पुरातात्विक अवशेषण के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि किस तरीके से
भारत। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है बेटा? जो पत्थरों पर लिखी जाती हैं बातें, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। जो बातें पत्थरों पर लिखी जाती है उन शिलालेख, उनसे हमें मिलता है। देखो अधिक महत्वपूर्ण होती है शिलालेखों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। प्राचीन लेख के बारे में पूरा लेखन भी कहा जाता है, एपिग्राफी को पूरा लेखन भी कहा जाता है। अच्छा सिक्के, आपको पता है भारत के अंदर 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए 1 रुपए 40 पैसे का खर्चा आता है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी करता है, ये भारत सरकार जारी करती है। पर हम सिक्के क्यों बनाते हैं? कि कल को सिक्के जो होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते, और ये हमारी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, ऐसे हम कभी हुआ करते थे अगर हमारी प्रजाति खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार अगर सिक्के जो हमें मिले हैं वो बताते कि उस टाइम की जानकारी क्या थी। मतलब एक सिक्का था, देखो पियदस्सी, पियदस्सी अशोक के टाइम का एक सिक्का हुआ करता था, जिसका मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा, पियदस्सी। जेम्स प्रिंसेप जो कि इंडिया के अंदर भारत के इतिहास के अंदर बहुत ही रुचि रखता था, ब्रिटेन का था, तो वो उसने वो सिक्का खोज निकाला, और उस सिक्के के ऊपर एक राजा की आकृति बनी होती थी, मुखाकृति, उसको बोला जाता था पियदस्सी। तो सिक्के हमें बताते हैं कि किस तरीके से उस टाइम पर लोहे का, चांदी का या तांबे का सिक्का बनाया जाता था, और कैसे उस टाइम पर उस मतलब मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता था, सिक्के। अच्छा अब इसके बाद आता है स्मारक, यानी कि उस टाइम के जितने भी स्मारक हैं उनसे हमें पता लगता है कि जैसे पत्थर धातु निर्माण की टेराकोटा, देखो टेराकोटा, सजावटी और सजावटी टुकड़े में मिट्टी के बर्तन आदि चीजों से जो हमें मिलते हैं। देखो कहां पर मिले हमें? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला जैसे प्राचीन नगर के स्थलों की खुदाई में हमें बहुत सी बातें मिलती हैं। इन स्मारकों से भी हमें पता लगता है भारत के इतिहास के बारे में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा जी। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत के इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिलती है और भारत के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताया जाए। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद काल और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की चर्चा कीजिए। ऋग्वेदिक समाज पर एक निबंध लिखिए। देखिए हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उसमें से ऋग्वेद का काल क्या था उसके बारे में आप चर्चा करिए, उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। देखो ऋग्वेद काल 1500 से 900 ईसा पूर्व तक रहा। अगर आपको लगे रहा है कि ये 1500 से हम 900 तक क्यों जा रहे हैं, बैक में क्यों जा रहे हैं, तो बेटा जी बार बार बोल रहा हूं, मेरी एक हिस्ट्री की टाइमलाइन की वीडियो पड़ी हुई है जो इस पूरा ईसा पूर्व को समझाएगी। आप जाकर उसको देखिए और पता लग जाएगा ये 1500 से 900 क्यों आ रहा है, बैक क्यों आ रहा है। 1500 से 900 ईसा पूर्व का काल वैदिक युग माना जाता है। इसी काल में ऋग्वेद की रचनाएं भी हुई। यह सामवेद और यजुर्वेद का काल भी था। वेदों में इस देखो कितने वेद थे हमारे पास? 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, इस काल के जीवन का विस्तृत विवरण भी है जिसकी व्याख्या ऐतिहासिक मानी गई है, और जो इस काल को समझने में प्राथमिक स्रोत है, यानी कि इस काल को हमें समझने के लिए पहला ही स्रोत है। ये दस्तावेज और ग्रंथ संबंधित पुरातात्विक खोजों के साथ वैदिक सांस्कृतिक और विकास का पता लगाने के लिए अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाने का मदद करते हैं। ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन, देखो वैदिक ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन कैसा होता था? वैदिक सांस्कृतिक को भारतीय सभ्यता का एक उद्गम स्थल माना जाता है। देखो वैदिक यानी कि जो वेदों के हिसाब की जो संस्कृति है उसे भारतीय व्यवस्था का एक उद्गम स्थल माना जाता है। वैदिक सांस्कृतिक कार्यों की मौलिक रुचियां और उपलब्धियों को समृद्ध थी। देखो जो वैदिक संस्कृति आर्यों की मौलिक रुचियां थी, ये जो आर्य थे भारत के अंदर यानी कि जो राजा थे आर्य, उनकी एक रुचि थी, एक इंटरेस्ट होता था वैदिक संस्कृति के अंदर, और इस संस्कृति का हर पहलू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋग्वेद काल के लोगों का सामाजिक जीवन सरल, पवित्र माना जाता था। यह गांव जीवन शैली की मूलभूत वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, यानी कि गांव के अंदर जो लोगों की शैली थी उसको मूलभूत उसकी वास्तविकता क्या थी उसको प्रस्तुत करता है। वैदिक काल का पारिवारिक सामाजिक जीवन, देखो जो वैदिक काल होता था उसमें पारिवारिक सामाजिक जीवन कैसा होता था? आर्यों का जीवन परिवार संस्था के इर्द गिर्द घूमता है। जो आर्य थे उस टाइम के जो राजा लोग होते थे उन्हें आर्य बोला जाता था। प्रारंभिक अवस्था में आर्य घुमक्कड़ थे, कई शताब्दियों तक हरे भरे चरागाहों की तलाश में रहते थे, यानी कि जहां पर मतलब हरियाली रहती थी। तलाश में भटकने के बाद वे अंततः अपने घरों में आकर बस गए। उन्होंने अपने परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन किया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? यानी कि पिता से जुड़ी जितनी भी संपत्ति होगी सब बेटे की होगी, सब बोला जाता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। मतलब अब मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे उसके बाद मेरे उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो इसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक। तो और इसके बाद एक और होता है इसमें
मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक को कौन फॉलो करता था, यूज करता था? सातवाहन। सातवाहन राजा जो होते थे, ये कम्युनिटी थी राजाओं की, मतलब समुदाय था, वो उन्होंने मात्र सत्तात्मक, उन्होंने अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया था। देखो, घर के आर्यों के घर के मिट्टी, बांस और लकड़ी से बने होते थे। देखो, लकड़ी और छप्पर की छतें होती थी। घर में रसोई का उपयोग खाना पकाने के लिए, अनुष्ठानों के लिए, पूजा पाठ के लिए किया जाता था। प्रत्येक घर में एक ड्राइंग रूम होता था। ये सब चीजें। खान पान, आर्यों का जो भोजन में गेहूं, मक्के की चपाती, फल, चावल जैसे होते थे। अनाज, दूध से बने उत्पाद शामिल होते थे। उन्हें दही, पनीर, घी और मांस खाना पसंद था। वे बकरे और भेड़ के मांस को भी शौकीन हुआ करते थे। इसके बाद पोशाक, आर्य साधारण कपड़े पहनते थे। उनके कपड़े आमतौर पर कपास और ऊन के बने होते थे। आभूषण, ऋग्वेद काल में पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे, शौकीन होते थे। महिलाएं कर्णफूल यानी कानों में इयररिंग्स डालते थे, गले में हार, चूड़ियां, पायल आदि पहनना पसंद करते थे। मनोरंजन, ऋग्वेद काल और मनोरंजन के काल। देखो, ऋग्वेद काल में मनोरंजन कैसा होता था, मतलब वो लोग एंजॉय कैसे करते थे? विभिन्न तरीके से पासा खेलना, शिकार करना, कुश्ती लड़ना, रथ दौड़ और युद्ध नृत्य आदि पसंद करते थे। गायन नृत्य आमोद प्रमोद महिलाओं का शगल था। पुरुष भी गायन नृत्य करते थे, वीणा बजाते थे। पुरुष महिलाएं दोनों ही सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। शिक्षा, इस काल में लोगों को शिक्षा के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षार्थी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए गुरुकुल जाते थे। जो विद्यार्थी होते थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते थे। चिकित्सा का ज्ञान, वैदिक आर्य औषधियों से बहुत परिचित थे। औषधियां जड़ी बूटियां पौधों की सहायता से बनाई जाती थी। चिकित्सा का उल्लेख अक्सर उनकी कुशलता के लिए सम्मान पूर्वक किया जाता था। शल्य चिकित्सा, उन्हें भी अंधेपन के भी इलाज किया जाता था। ये तरीके को वैभव के साथ जाऊंगा मैं। मेरा वैभव आएगा तो मैं कैसे बैठे? अच्छा, ठीक है, चल। नैतिकता, प्रारंभिक आर्यों का नैतिक मूल्य बहुत ऊंचा होता था। लोग संतुष्ट जीवन जीते थे क्योंकि डकैती, चोरी, अपराध बहुत कम होते थे। अतिथियों का सत्कार होता था, यानी कि मेहमानों का सत्कार होता था। जाति व्यवस्था, वैदिक युग के प्रारंभिक चरणों में कई जाति व्यवस्था नहीं होती थी। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यक्तिगत कार्य कर्तव्य करते थे। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य के लिए प्रशिक्षित, कुशल समाज में होता था। समाज स्थिर और बहुमुखी होता था, यानी कि समाज स्थिर होता था और सबके लिए समान होता था। इसके बाद महिलाओं की स्थिति, ऋग्वेद समाज में महिलाएं घर का प्रबंधन करती थी। उन्हें बहुत से सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। सभी धार्मिक कार्यों में पुरुषों महिलाएं दोनों ही संयुक्त भागीदारी होती थी, आवश्यक थी। शिक्षा लड़के लड़कियों दोनों के द्वारा समान रूप से खुली होती थी। महिलाएं यज्ञ, आध्यात्मिक प्रवचन और सभाओं में पुरुषों के साथ शामिल होते थे। कुछ वैदिक महिलाएं ने वैदिक स्त्रोतों की रचना भी की। महिलाओं ने शिक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस युग की कुछ महिलाएं विदुषी मतलब मतलब कि जो बहुत इंटेलिजेंट होती थी, और जैसे मंत्री होते थे विदूषक होते थे, ऐसे विदुषियां होती थी। मैत्रेयी, वास्तविकता और लोपमुद्रा सिकता आदि भी थी। ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन, यानी कि उस टाइम पे लोगों का आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, पैसे से रिलेटेड जीवन कैसा था? देखो भाई, ऋग्वेद काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी। आर्यों ने सबसे पहले बैल, सांडों से खींचने वाले हल का प्रयोग किया। ज्योति भी, यानी कि जो खेत होता था, जो जुते उसकी भूमि को उर्वर क्षेत्र कहा जाता था। वर्षा सिंचाई का मुख्य स्रोत थी, लेकिन कुएं, छोटे नहरें भी थी। वे सालों में 2 फसलें उगाते थे। वे पशुपालन भी करते थे। उनकी संपत्ति में गाय, बैल शामिल थे। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था और उसे अघन्य, जिसे मारा ना जा सके, उसे कहा जाता था। आर्य लोग माल ढोने, कृषि के वाले पशुओं का उपयोग करते थे। भेड़, बकरी, बैल, गाय आदि कुत्ते भी पालते थे। ऋग्वेद काल में राजनीतिक जीवन की पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन कैसा था? देखो भैया, ऋग्वेद ग्रंथों में राजतंत्र को शासन का प्रसिद्ध रूप, देखो जो राजतंत्र होता था, यानी कि राजा जो तंत्र होता था, उसे शासन का प्रमुख रूप माना जाता था। गणतंत्र भी उनमें प्रचलित था। राजवंश वंशानुगत था। राजा के बाद उसका बेटा राजा। राजा का प्राथमिक कार्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। यानी कि जो राजा होता था उसका प्राथमिक कार्य क्या होता था? अपनी प्रजा की रक्षा करना। मंत्री,
राजा द्वारा नियुक्त मंत्री प्रशासन चलाने में उसकी सहायता करता था। जो मंत्री होता था वो राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था और राजा को बहुत सारी बातें बताया करता था, इंपॉर्टेंट बातें मतलब उसको सुझाया करता था कि महाराज इस तरीके से करा जाए, ऐसे राज्य चलेगा, तो वो मंत्री हुआ करते थे। सेनानी, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। जो सेनापति होता था वो पूरी सेना का सेनापति होता था और सेनापति एक ऐसा व्यक्ति होता था जो राजा के बहुत करीब होता था, राजा का बहुत वफादार होता था, क्योंकि सेना सेनापति के इशारे पे ही कार्य करती है और यदि सेनापति राजा के वफादार नहीं है तो राजा कभी भी बढ़िया तरीके से जीत नहीं सकता था। ग्रामीण, ग्रामणी, जो क्रमशः ग्राम प्रधान के यानी कि जो गांव के लोग होते थे उन्हें ग्रामणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था में समिति, राज्यसभा नामक दो राजनीतिक इकाइयां थी। देखो, समिति, समिति और सभा, दो राज्य होती थी इकाइयां। सभा वरिष्ठों का निकाय के रूप में कार्य करती थी। समिति सामान्य जनजाति की एक सभा भी थी। इसमें सदस्यों की विश्व भी कहा जाता है। देखो मेन क्या है, एक ग्रुप बन जाता था और सभा मतलब सारे लोग मिलकर जो बात काम करते थे गांव के अंदर, उसे सभा बोला जाता था। ऋग्वेद काल में धार्मिक जीवन, वैदिक काल के लोग सदा धार्मिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति पूजा करते थे। ऋग्वेद आर्य अनेक देवताओं की पूजा करते थे। देखो कौन कौन से देवता थे, स्थलीय देवता, दिव्य देवता, वायुमंडल देवता। देखो स्थलीय देवता कौन से होते थे, वायुमंडलीय देवता, और दिव्य देवता दास, वरुण, सूर्य, और वायुमंडलीय देवता इंद्र, वायु, पूजने, पर्जने। ऋग्वेद आर्य अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थनाएं करते थे, बलि चढ़ाते थे, यज्ञों में दूध अन्न यज्ञ करते थे और दूध अन्न घी अर्जित भी किया जाता था। वो बहुत तरीके से मतलब यज्ञ वगैरह करते थे, अनुष्ठान करते थे, बलियां देते थे, घी वगैरह से काम करते थे, बढ़िया तरीके के खाने वगैरह बनाया करते थे, मतलब कि पकवान बनाते थे। तो ये काम था ऋग्वेद काल में। प्रश्न नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में आप क्या समझते हैं? इस युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। जो उत्तर वैदिक काल था उसका मतलब क्या है, और इस युग के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक जीवन क्या था, यानी कि उत्तर वैदिक, वेद काल के बाद का। उत्तर वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व का है। 900 ईसा पूर्व के कालोत्तर वैदिक काल को माना जाता है। यह उत्तर वेद यानी कि कौन कौन से वेद थे, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, प्रारंभिक उपनिवेश काल को बोला जाता है और इसे सूत्र इस काल को महाकाव्य युग भी कहा जाता है। जितने भी महाकाव्य थे वो सब इस उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, क्योंकि इसी काल में दो महान काव्य रामायण और महाभारत लिखे गए थे। इसी काल में आर्य लोग गंगा घाटी की ओर चले गए थे। इस काल में कौन से दो महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए और इसी वजह से जो आर्य लोग थे वो गंगा घाटी की ओर चले गए थे। चलो बढ़िया हो। वैदिक काल में सामाजिक जीवन, जो वैदिक काल होता था लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। परिवार समाज की मूल इकाई होता था, अभी भी परिवार ही था। परिवार का मुखिया पिता होता था। लोग आमतौर पर जोमट परिवार में रहते थे। जोमट परिवार। जाति व्यवस्था, इस काल में वर्ण व्यवस्था थी। देखो इस काल में ना 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। देखो ब्राह्मण ब्राह्मण वो लोग होते थे जो पूजा अर्चना अनुष्ठान कराए जाते थे। क्षत्रिय कौन होते थे, जो राजा लोग बनते थे और देश की रक्षा करते थे। वैश्य कौन होते थे, जो नॉर्मल काम करते थे, जैसे दुकानें खोल के बैठे हैं, दूध निकालना, बेचना वगैरह सब कुछ, ये सारे काम जो हमारी जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि जीवन को जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको सप्लाई करते थे, वो वैश्य लोग होते थे। और शूद्र वो लोग होते थे जो दास होते थे, यानी कि स्लेवरी, जो दास प्रथा के अंदर दास होते थे उन्हें शूद्र बोला जाता था। तो 4 वर्ण होते थे। आश्रम जीवन, देखो यहां पर उन्होंने अब क्या बोला कि आश्रम जीवन क्या होता है। धार्मिक ग्रंथों में जीवन के 4 चरण हैं। देखो जो धार्मिक ग्रंथ है उन्होंने बोला, उन्होंने एक लाइफ को, एक हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, ये ब्रह्मचार्य, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ और पिता पति का जीवन, और वानप्रस्थ जीवन यानी सन्यासी का जीवन में संन्यास संसार का पूर्ण त्याग कर देना। देखो अब हम बताएंगे सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में परिवार, जाति व्यवस्था, आश्रम, भोजन और मनोरंजन, पोषक और आभूषण, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा और चिकित्सा, ये सारी बातें हम इस उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। परिवार, जाति, आश्रम, भोजन और मनोरंजन, पोशाक, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब इस बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भोजन मनोरंजन क्या है, उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं, जो दूध आदि वगैरह चीजों से हम पढ़ते थे। और मनोरंजन क्या करते थे लोग, जुआ और रथ दौड़, घुड़दौड़, ये सब उनके मनोरंजन के साधन होते थे। इसके बाद
ऋतु के अनुसार लोग ऊनी कपड़े, सूती कपड़े पहनते थे, वो सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, लोहे तांबे टिन का भी प्रयोग करते थे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? स्त्रियां अधीनस्थ बन गई थी। देखो स्त्रियां जो होती थी एक मतलब पुरुषों पर अधीनस्थ होती थी, पुरुषों के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंडेंट होती थी। आज्ञाकारिता एक पत्नी का आकर्षक गुण बन गया था। महिलाओं को सार्वजनिक कार्य में भाग लेने से मना करा जाता था। शिक्षा, केवल 3 उच्च जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जो शूद्र लोग होते थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। तर्कशास्त्र, धर्म, व्याकरण, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, अंक, गणित शास्त्र सीखने में राजकुमारों को विशेष रूप से धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। तो राजाओं के बच्चे होते थे उनको। इसके बाद चिकित्सा का ज्ञान, इस काल में चिकित्सा का पेशा अच्छी तरह से स्थापित था। यद्यपि पेशे को बहुत सम्मान दिया जाता था, फिर भी अश्वनी जिन्हें चिकित्सक कहा जाता था वो नीची दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता था। देखो एक डॉक्टर है, अब उस डॉक्टर के पास हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो वो लोग उनको नीची दृष्टि से देखते थे। भाई आप हर तरीके के लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, तो वो उनको एक नीची दृष्टि से देखते थे। प्रश्न नंबर 4, बेटा जी हिस्ट्री टफ है, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, पढ़ते चले जाओ मेरे साथ पूरी सीरीज में। नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। दिसंबर में आपके एग्जाम है, और जब आपके एग्जाम बढ़िया हो जाए कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि सर जी एग्जाम बढ़िया गए हैं, पास हो गए। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर में मिलेंगे आप लोगों से जरूर, जब आप पास होके पूछो, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में। प्राचीन भारत में राजनीतिक संगठन के बारे से आप क्या जानते हैं? यथा प्राचीन भारत में राजनीति पर प्रकाश डालिए, राजत्व की अवधारणा को विस्तार से बताइए। देखो जो भारत का प्राचीन भारत है उसमें राजनीति संगठन कैसे थे, मतलब राजनीति कैसे बनी हुई थी, इस बारे में। प्राचीन भारत में राजनीति, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक संगठन प्राचीन भारत के लोगों से भली भांति ज्ञात था। देखो जो प्राचीन भारत के लोग हैं वो भली भांति जानते थे कि राजनीति कैसे काम करती है, कैसे चलती है। इसे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। वेद और ब्राह्मण जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध, जैन धार्मिक राजनीतिक सिद्धांतों में समकालीन राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत मूल्य जानकारी मिलती है। शांतिपूर्वक, आदि पर और वन पर राजाओं और सरकार के कर्तव्य, आदर्श, राज और राजतंत्र की उत्पत्ति के बारे में भी कूटनीति जानते हैं। शांति से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का भी विस्तार यहाँ पर किया गया। देखो जो प्राचीन राजनीति है वो कैसे जुड़ी हुई थी? दंड शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी कई नामों से जानी जाती है। अब यहां पर क्या है, आपको राजनीति सिद्धांत, समकालीन राजनीति समस्याओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। महाभारत के शांतिपूर्ण, आदिपूर्ण और वन पर राजाओं में सरकार के कर्तव्यों, आदर्शों, राज्य और राजतंत्र की उत्पत्ति और कूटनीति, युद्ध और शांति से जुड़ी विभिन्न बातों के बारे में हमें इस काल में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है भैया, सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के लोग राज्य और सरकारों को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते थे, जीवन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी साधन मानते थे। हालांकि भारतीयों ने राज्य राजनीतिक दर्शन को अधिक महत्व दिया। जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने राजनीतिक दर्शन यानी कि राजनीति को किस तरीके से देखा जाता है उसको अधिक महत्व नहीं दिया। मुख्य रूप से राज्य शिल्प की कला था या विज्ञान ध्यान केंद्रित दिया। उन्होंने क्या कहा, जो राज्य जो था एक शिल्प कला था और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने वाला था। राजनीतिक संगठन, देखो भाई ऋग्वेद काल में लोगों के राजनीतिक और सामाजिक संगठन की सबसे निचली इसका प्रतिशतात्मक, देखो राजनीतिक संगठन क्या था ऋग्वेद काल में, जो प्रतिशतात्मक माना जाता था, यानी कि पिता का बेटा ही आगे राजा बनेगा। तो राजनीतिक संगठन कैसे चलता था, पुरुष प्रधान तरीके से, यानी कि पिता का बेटा ही आगे राजा बनेगा। इसके बाद एक विश्व होता था जो कई गांवों के समूह होता था। देखो यहां पर क्या होता है, देखो देखो एक विश्व नहीं है, ये गलत है वर्ड, एक व्यक्ति होता है, एक बात होता है कि देखो ये तो सिर्फ राज्य वहां पर राजा के साथ ही नहीं था, ये गांव में भी वो था, क्या कहते हैं उसे, सीमित था। जैसे कि गांव के अंदर भी एक वो होता था मुखिया, जो कबीले का मुखिया माना जाता था। और उसमें भी पता लगता है कि जैसी राजनीति चल रही है वो सिर्फ जो कबीले की राजनीति चल रही है उसमें भी एक व्यक्ति को ही मेन प्रबंधक माना जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो राजत्व ऋग्वेदिक काल में राजतंत्र का प्रचलन था। जो राजत्व का ऋग्वेद काल था
उसमें राजतंत्र का प्रचलन होता था। किसका बेटा जी? राजतंत्र का। बहुत कम समुदाय में गैर राजतंत्र शासन होता था, विद्यमान था। हमें जन का उल्लेख मिलता है जिसमें मुखिया गणपति या सबसे बड़ा होता था। वंशानुगत राजतंत्र एक के बाद आगे चलता रहता था। मंत्री कौन होता था? देखो, राजा से अपेक्षा की जाती थी वो अपना प्रशासन को मंत्रियों की सहायता से चलाए, तो उसे मंत्री बोलते थे। सेनानी, सेना के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और ग्रामणी, ग्रामणी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ग्राम के लोग कौन होते थे। ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। अच्छा, पुरोहित, पुरोहित कौन है इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा जी। देखो, पुरोहित राजा का सबसे प्रतिष्ठित राजकीय अधिकारी होता था। देखो, जो पंडित होता था ना, सबसे बड़ा पंडित, उसे पुरोहित कहा जाता था। मामलों में और धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। वो काव्य रचना करता था, अपने राजा की स्तुति करता था और देवताओं की उसकी कृपा की कामना करता था। और यहाँ पर होता है सभा। ऋग्वेद के कई अंशों में सभा का उल्लेख मिलता है। सभा हमने पहले पढ़ी थी, अभी छुड़वाया था मैंने आपको, मैं समझाता हूँ क्या था। हालांकि स्वरूप और काव्य कार्यों के स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। देखो, प्रयोग सभा के साथ साथ सामाजिक मेलजोल और सार्वजनिक मामलों पर भी चर्चा के लिए हॉल या बैठक, अलग अलग जगह पर जब सारे लोग मिलकर किसी बात पर चर्चा या विचार विमर्श करते थे तो उसे सभा बोला जाता था। इसके बाद समिति। ऋग्वेद के कई अंशों में समिति का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके वास्तविक रूप पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता कि समिति एक्चुअली में होती क्या थी। समिति राजा के परिचित व्यक्ति होने के और उसके कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। इसमें शामिल होने का समिति संपूर्ण जनता की राष्ट्रीय सभा के समान थी। इसमें उल्लेख किया जाता है कि राज्य की समृद्धि के राजा और समिति के बीच में क्या डिफरेंस था। सामंजस्य आवश्यक होता था। राज्य सभा, और देखो, राज्य और सभा यानी कि समिति के बीच मंत्र यानी कि नीति बनाई जाती थी। हृदय और प्रयास के मिलन की प्रार्थना की गई। देखो, राज्य और सभा के बीच में जो भी बातों को मिलाया गया है उसे बोला गया है प्रयास। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां। इस काल में भारत में अनेक राज्य थे। सामान्य शासन व्यवस्था राजतंत्र थी। देखो, जो शासन व्यवस्था जो थी वो सामान्य राजा के हिसाब से चलती थी। राजा निरंकुश नहीं था, उसे न्याय और नेतृत्व शक्ति को, निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली मतलब कि जो राजा होता था वो निरंकुश नहीं होता था, मतलब उसे अपनी जनता का भी ख्याल रहता था। भूमि और राजस्व, राजस्व का मतलब होता था टैक्स यानी कि कर। देखो, राज्य ने देश में भूमि के निजी स्वामित्व को मान्यता दी थी, यानी कि जो लोग होते हैं उनके पास अपनी पर्सनल भूमि है और उपज का केवल छठा हिस्सा ही भू राजस्व के रूप में प्राप्त करने को संतुष्ट हो गया। देखो, जो भी निजी स्वामित्व थे वो अपनी उपजाई हुई चीजों में से छठा हिस्सा राजा को देते थे। व्यवस्था करता था, पक्षकारों द्वारा गवाहों की परीक्षा ली जाती थी, अग्नि परीक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। देखो बेटा जी, सेना के नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। प्राकृतिक सैनिक को नगद वेतन मिलता था और दयालु सेनापति पूरी सेना का प्रभारी होता था। सेना के 4 अंग थे: पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ वाले। इनके अलावा परिवहन, नौसेना, जासूस और स्काउट सेवाएं भी होती थी, यानी कि जो एक तरीके से ग्रुप बना के काम करती थी। सेना के विभिन्न संरचनाओं में व्यवस्थित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध चक्रव्यूह के रूप में जाना जाता है, जो आप लोगों ने महाभारत के अंदर भी पढ़ा होगा। अब पढ़ते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट का, हिस्ट्री का। प्राचीन भारत में महाजनपद के विकास पर चर्चा कीजिए, अथवा वैदिक काल में राजाओं का गठन कैसे किया गया, उनकी विशेषताएं क्या थी। देखो, राजाएं कैसे बनते थे वैदिक काल में, और इन राजाओं की राजा की स्थिति का वर्णन कीजिए। इन राज्यों में राजाओं की स्थिति क्या थी। अब हम महाजन पदों के बारे में जानेंगे। देखो, ध्यान से पढ़ना बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तियां, इकाइयां, जनपद यानी कि जन यानी कि लोग और पद यानी कि पैर, जहां पर एक जगह पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे उसे जनपद बोला जाता था। जो एक ही जीवन शैली में रूपांतरण रहते थे, लोग कहने वाले क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया, जनपद का जन्म हुआ। देखो, जब सारे लोग एक जगह पर रह रहे हैं और उसको बोला जाता था जनपद, और उनमें जब कोई मेन सबसे बड़ा जो होता था उसे महाजनपद बोलते थे। देखो, इस अवधि में वैदिक चरण में लोग खुद को किसी स्थान में नहीं जोड़ते थे, अपने होने का दावा नहीं करते थे। कृषि की उन्नति के साथ साथ उन्होंने जीवन का एक अधिक से अधिक स्थायी तरीका भी अपनाया। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, पक्षियों, मधुमक्खियों विशेषताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया और भौगोलिक स्थान पर अपना कहना शुरू कर दिया। उनका स्थान
अन्य स्थान में सबसे अलग था। मित्रवत्ता शत्रुता शत्रुता रहते थे। इन जनपदों का संगठन आंतरिक रूप से अपने महाजनपद उन प्राचीन राज्यों को संदर्भ, देखो आपको मैं बताऊं, जब सारे लोग एक जगह पर रहते हैं उसे जनपद बोला जाता है। उन जनपदों में जब कोई राजा, राजा वैसे कोई होता नहीं था, एक मेन व्यक्ति होता था जो उसको चलाता है, तो उसे महाजनपद बोलते थे। देखो, महाजनपद उन प्राचीन भारतीय राज्यों को संदर्भित बताता है जो तीसरी और छठी शताब्दी में बीच में अस्तित्व में आए थे। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होता है। महाजनपद कहलाने वाली राजनीतिक भूगोलिक इकाइयां पहले की तुलना में बहुत अलग थी। इनमें व्यापारी होते थे, गृहपति होते थे, शासक होते थे। शासक से बीच नए प्रकार के संबंध विकसित हुए जो पहले कबीलों के रूप में वंश और बंधनों से बिल्कुल अलग होते थे। महाजनपद का बिल्कुल अर्थ होता है शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित विशाल भूभाग। जनपद ये कई गांव, शहर, कस्बे और कुलीन तंत्र थे। कुलीन तंत्र मतलब जो छोटे छोटे लोग भी उसके अंदर होते थे। छोटे छोटे लोग का मतलब जो छोटे पैमाने, छोटे तबके के लोग, मतलब कि लो क्लास, एक मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, मतलब कि लो क्लास के लोग भी उसके अंदर होते थे। अंक बज्जी समाहित कर लेता था। ये इकाइयां समृद्ध नगरीय बस्तियां होती थी। देखो इसमें क्या था, ये नगरीय बस्तियां वगैरह होती थी। इनका भौगोलिक विस्तार उत्तर पश्चिम पंजाब की सीमाओं से लेकर बिहार तक था, दूर तक था। महाजनपद के संदर्भ में बौद्ध और जैन ग्रंथों में बौद्ध के समय में 16 महाजनपद होते थे। सूचियां मध्य गंगा घाटी की ओर एक बदलाव की संकेत देती हैं क्योंकि अधिकांश महाजनपद वहीं स्थित थे। कितने महाजनपद थे? 16, 16 महाजनपद थे। वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जी कितने महाजनपद थे? 16। देखो महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी थी, ध्यान से देखना। गंधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर, अस्मका की पटना, वत्स की कौशाम्बी, अवंती उज्जैन की आधुनिक मालवा, चिड़ी की आधुनिक बुंदेलखंड, मेला किशनगंज की पावा, और कुरु की हस्तिनापुर, मत्स्य की मच्छ विराट, वज्जीयवृजी की बिहार, अंग की चंपा, काशी की बनारस, कोसाला की श्रावस्ती, मगध की गिरिराज। देखो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन सा होता था? मगध। मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध के अपना एक बड़ा विस्तार क्षेत्र होता था, अपने बड़े तरीके से खेती वगैरह वहां करी जाती थी और अच्छी सेना थी वहां पर, हर चीज प्रॉपर तरीके से उपलब्ध थी। इसलिए 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कौन सा था? मगध। और इसके पंचाल, अहिंसा। तो इस तरीके से हमारा बेटा जी यूनिट 1 मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दी है हिस्ट्री की। इसका इंग्लिश मीडियम का वर्जन नेक्स्ट प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, वहां पे जाके इसके नोट्स ले सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।